Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अजय लल्लू जी, प्रदीप माथुर जी, प्रमोद तिवारी जी, राजीव शुक्ला जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपिंदर हुडा जी, राशिद अलवी जी, दीपक चौधरी जी, उमेश शर्मा जी, महेश पाठक जी, पंकज मलिक जी, अनिल चौधरी जी, हरिंदर अग्रवाल जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, एआईसीसी के सारे सचिव, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, नेतागण, आप सब जो यहाँ आज मेरी बातों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस पवित्र धरती पर खड़ी हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, बांके बिहारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, जमुना मैया की जय। ये धरती मथुरा की धरती है। ये धरती अहंकार को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा के लिए यहां लाए थे। तब से यहां अन्नकूट को वर्धन पूजा होती है। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। देश के लाखों किसानों जिन्होंने इस देश की जमीन को सींचा, जिन्होंने इस देश को जीवित रखा है, जिन्होंने इस देश की सीमा पर अपने बेटों को आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होने भेजा, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। 90 दिनों से देश की राजधानी की बॉर्डर पर अपने अधिकारों की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है। 215 किसान शहीद हुए। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, मारपीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आपसे, किसानों से बात करने के लिए वो न आए, ना उन्होंने किसी को भेजा और आपकी समस्याएं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती हैं और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिल रही थी। तब से आज तक क्या परिवर्तन आया है? जिस सरकार ने आपको तमाम वादे किए थे कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, आपको बकाया मिलेगा गन्ना का, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं कि गन्ने का बकाया
15,000 करोड़ रुपए है। आज पूरे देश भर का बकाया है ये। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। ये उनकी नीयत है, समझ लीजिए। गन्ने के दाम वही के वही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है। रसोई गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है। डीएपी के दाम बढ़ गए हैं। ओलावृष्टि हुई, आपको क्या मुआवजा मिला? बताइए, मुआवजा मिला? ओलावृष्टि हुई, तमाम आपकी जो उपज है खराब हुई, आपको मुआवजा नहीं मिला। धान, बाजरा और गेहूं के सही दाम आपको नहीं मिलते। गौशालाओं का बुरा हाल है। आवारा पशुओं से आप एकदम प्रताड़ित कि जो किसान है रात भर अपनी खेती में रहता है, किसान अपनी खेती को बचाने के लिए पशुओं से, और दिन भर धूप में काम करता है। इस सरकार ने आपको बहुत वादे किए, लेकिन आज भी आप उसी तरह प्रताड़ित हैं जैसे आप 2019 के चुनाव से पहले थे। ब्रज क्षेत्र की गौशालाओं का केंद्र है, यहां पर गौशालाएं किस स्थिति में है आप जानते हैं। चाहे हाथरस में हो, चाहे यहां हो, चाहे बुंदेलखंड में, तमाम वीडियो निकले जहां पे गौवंश की स्थिति दिखी। न चारा मिल रहा था, न पानी। अन्य जानवर उनको चबा रहे थे, उनको काट रहे थे, पड़े रहे थे जानवर धूप में, कोई मदद के लिए नहीं आया। इस तरह से चल रही हैं गौशालाएं। इस सरकार ने गौशालाओं के नाम पर लगभग 200 करोड़ आवंटित किए हैं। 200 करोड़ आवंटित किए हैं, लेकिन गौशाला में नहीं डले वो पैसे। मैं पूछना चाहती हूं कि कहां गए वो पैसे? अभी हाल में आगरा के गौवंशों में मृत्यु हुई। मथुरा राधा कुंड नगर पंचायत की गौशाला में गौवंशों का बुरा हाल है। लोगों से सीख लेना चाहिए कि कैसे खुद के त्याग से गायों का पालन पोषण होता है, लेकिन स्थिति बहुत दर्दनाक है। ये मतलब है कि आज किसान पूरी तरह से प्रताड़ित है। हर तरफ से उस पर वार हो रहा है, और इस बीच सरकार ने अपने महान अरे सुनो, रोको। ये दीदी नीचे आ रही है, कृपया रोकें। मैं पुलिस साधु महाराज आप इधर आइए, प्लीज। महाराज जय हो, जय जय जय। आप बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। जी, तो मैं कह रही थी, इस बीच सरकार ने अपने महान विवेक से 3 नए कृषि कानून है। बड़े खरबपतियों को जमाखोरी की पूरी तरह से छूट देता है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी को बंद करने के लिए एक कानून जारी किया था।
तब से आज तक उस कानून के तहत जमाखोरों पर रोक होती है। आज सरकार ने जमाखोरी पर पूरी तरह से छूट कर दी है। दूसरा कानून प्राइवेट मंडियों को चलाने का कानून है, जबकि प्राइवेट मंडियों को इजाजत मिली है कि वह सरकारी मंडियों की तरह काम कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आगे चलते लोग प्राइवेट मंडियों में जाएंगे और सरकारी मंडी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके होने से जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जो आपकी गारंटी होती है सरकारी मंडियों से, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। उनके बंद होने से सिर्फ आपका, किसानों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो खेत में मजदूरी मिलती है वो भी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, और राशन कार्ड से जो आपको मिलता है उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा तो हर चीज पर असर होगा। तीसरा कानून यह है कि आपके साथ बड़े बड़े खरबपति आपके गांव आकर आपके साथ सौदा कर पाएंगे। कैसा सौदा? कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने से यह होगा कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में अगर बड़े बड़े कंपनी आए और आपसे मान लो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप 15 किसान हो, आप यहाँ पे गेहूं की खेती करिए, और जब उपज आएगी हम आपसे ये गेहूं 500 रुपए में खरीदेंगे। जैसे जैसे समय निकला, आपने खेती की, गेहूं उगाया, आपका गेहूं तैयार हुआ, आप उस खरबपति के पास गए और कहा कि मेरा गेहूं जैसे आपने सौदा किया था आप खरीद लीजिए। आज का जो नया कानून बना है वो उस खरबपति को अनुमति देती है कि वो आपको मना कर सकता है। वो अपने सौदे पर खरा उतरे या नहीं, वो उसकी मनमानी है। वो आपको जो दाम आपके साथ कानून है, ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपने सौदा कर लिया किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको दाम नहीं दिया, आपका उपज नहीं खरीदा, आपको परे कर दिया, तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस कानून में लिखा है कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते, कि आपकी सुनवाई सिर्फ एसडीएम तक होगी। आप मुझे बताइए, एक तरफ आप, दूसरी तरफ बड़े बड़े खरबपति मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं इनका असली मकसद कुछ और है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं, कहते हैं कि विपक्ष के नेता आपको गुमराह कर रहे हैं, कि आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये आपकी भलाई के लिए है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप एक किसान को जानते हैं, चाहे मथुरा का किसान हो, चाहे वृंदावन का किसान हो, बरसाने का किसान हो, या किसी भी देश भर में कोई भी ऐसा किसान है जिससे सरकार ने पूछा? जो मुझे बता सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कानून किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया ये कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है, और ये कानून उन्हीं के लिए बना है। ये कानून सिर्फ उन अरबपतियों के लिए बना है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बजट थी संसद में,
इस बार इस बजट में हवाई अड्डे, बंदरगाह, LIC, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम सब बिक रहे हैं। ऐसा मानिए कि भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी भांग डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को न बेचने की कोशिश करें। इनके शासन काल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स से केंद्र ने 21,50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अपने खरबपति मित्रों का 8 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। अपने मित्रों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो गए हैं, आपका एक भी रुपया माफ नहीं हुआ। फसल बीमा के नाम पर आपसे खरबपति मित्रों ने, उनके खरबपति मित्रों ने 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और आप इस तरह भटक रहे हैं सड़कों पे। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। समझ में नहीं आता कि जब आपने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया, जब आपके वोटों के बल पर उन्हें सत्ता मिली, तब आपको इस तरह से वो क्यों ठुकरा रहे हैं, आपको बर्बाद क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपकी समस्याओं को सुनने के बजाय, आपके दुख दर्द को बांटने के बजाय, उन्होंने भरे संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है। आप खुददार लोग हैं, मैं जानती हूं। आपको इन्होंने आंदोलन जीवी, परिजीवी कहा, इनके मंत्रियों ने तरह तरह के नाम बुलाए, आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा, तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, अपनी जगह बैठा रहा। यही आदर है आपके लिए, इतना आदर करते हैं आपका कि 2 मिनट के मौन के लिए भी आपके लिए खड़े नहीं हो पाए। रोज इनके नेता मीडिया पर आकर आपके बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, दुनिया का हजारों साल पुराना इतिहास कहता है, उसने बार बार दिखाया है कि जनता जनार्दन है। जनता अहंकारी सरकार को हमेशा सबक सिखाती है। आज वो समय आ गया है कि सच्चाई आपके सामने है। जो भी आपको चुनाव के समय कहते हैं, जितने वादे आपको किए हैं, वे सारे झूठ निकले। सच्चाई आपके सामने है, और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं। क्योंकि जैसे ही इनकी नीतियों पर और इनके निर्णयों पर सवाल उठता है, एकदम पीछे हटते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। एकदम पीछे हटकर किसको दोषी ठहराते हैं? पिछली सरकारों को। ये कायरता है इनकी। निर्णय लिया है, जिम्मेदारी लो। जनता को निर्णय पसंद नहीं है, जिम्मेदारी लो और निर्णय को बदलो। जनता की बात को स्वीकार करो। ये हिम्मत नहीं है इनमें। इनमें अहंकार है और पूरी तरह से कायर है। जब पेट्रोल डीजल के महंगे दाम, इन्होंने दाम बढ़ाए,
तो भी इन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया, कहा कि हमें इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले नहीं बढ़ाए। ये कौन सी बात हुई? मैं उनसे कहना चाहती हूं, शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या? पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। किसने बनाए थे वो उद्योग? किसके लिए बने थे वो उद्योग? जनता ने बनाए थे, वो जनता के उद्योग थे और आपने उनको बेच डाला। मैं पूछना चाहती हूं कि नोटबंदी, जीएसटी, उसके सिवाय आपकी सरकार ने क्या बनाया? उद्योगपतियों की कमर, छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ने वाले कानून किसने बनाए? लॉकडाउन के समय जब लाखों लोग तंग होकर, परेशान होकर अपने गांव के लिए पैदल चले, तो आपकी सरकार ने कौन सी सुविधा बनाई उनके लिए? कौन सा साधन दिया उन्हें कि वो घर पहुंच सकते थे? क्या बनाया है आपने? शायद मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बहुत निष्ठा से, बहुत समर्पण से आपने अपने खरबपति मित्रों को खूब मजबूत बनाया है। लेकिन ये देश देख रहा है, ये सब कुछ बेच देने वाली सरकार को ये देश देख रहा है और आज इस देश की आवाज इसके खिलाफ उठ रही है। किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जी जान से लड़ रहा है। खेती के काले कानून जब तक रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक लड़ते रहेगा। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक मैं लड़ती रहूंगी। जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके संघर्ष में शामिल होगी, आपके हर दुख में शामिल होगी, आपके हर दर्द में शामिल होगी। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इन कानूनों को सबसे पहले रद्द किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस सरकार का अहंकार भी तोड़ेंगे। इस सरकार को भी भगवान कृष्ण की वाणी सुनाई देगी कि जो जनता कहती है वो सही है, जो धर्म कहता है वह यही है कि जनता सबसे महत्वपूर्ण है, हर नेता का यही धर्म है। और इस सरकार के अहंकार को खत्म करने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। आज मैं यही सब आपसे कहना चाहती थी। यहाँ सरकार से पीड़ित कुछ लोग, एक लड़की मेरे से मिलना चाह रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि आप घबराइए नहीं, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। और मैं एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूँ कि जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। 2 मिनट का मौन रखिए। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद।